अस्सलाम वालेकुम। आज पढ़ने हम जा रहे हैं वो और कुछ एक्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि 1947 तक हमें एक्ट्स पढ़ने, इसलिए मैं हर लेक्चर के स्टार्ट में यही बोलता हूँ आज हमें ये पढ़ना है, आज हमें ये पढ़ना है। तो बहुत सारे ऐसे भी और भी एक्ट्स हैं 1947 तक जो हमें पढ़ने हैं। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, उससे हमारा इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरा हो जाएगा। तो जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये वो एक्ट है 1861 जो हम इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। ये वो वाला एक्ट है जिसमें पहली बार यानी क्या हुआ, हमने यहां पर स्टार्ट किया रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। याद रखना, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, यानी यहां पर लिखता हूं बिगिनिंग, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले हमने यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स अब स्टार्ट कि जो आज मॉडर्न डेमोक्रेसीज में चल रहा है रिप्रेजेंटेटिव्स, वही रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस जो यहां पर स्टार्ट हुए थे वो हुए थे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंडर। ओके, ये पहला पॉइंट था जो इस एक्ट के अंडर हुआ था। अब इसके अलावा क्या था, जो हिंदुस्तान के थे, क्योंकि इंडियाज को अलाउ नहीं था किसी भी चीज का मेंबर बनना, इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम वेर एसोसिएटेड। इंडियंस जो है ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि वो एसोसिएट हो गए थे। किसके साथ एसोसिएट हो गए? विद व्हाट, विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। याद रखना, लेजिस्लेशन जो है उसके काम के साथ पहली बार इंडियन जो है वो एसोसिएट हो गए। ओके, इंडियंस वेर फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएट विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन। अच्छा, हो गए ये वाले दो पॉइंट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ व्हाट, बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल। याद रखना, बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल क्या, या हम कहते हैं प्रॉपर टर्म इज बेनिवोलेंट। क्या प्रॉपर टर्म क्या है? बिगिनिंग ऑफ बेनिवोलेंट डिपॉजिटम, बेनिवोलेंट डिपॉजिटिज्म। ओके, DEPOTISM, ये हो गया क्या? बेनिवोलेंट डिपॉटिज्म। बेनिवोलेंट डिपॉटिज्म का मतलब है कि जो रूल कर रहा है, यानी रूलर रूल्स अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स। जब एक रूलर रूल कर रहा है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं बेनिवोलेंट डिपॉटिज्म। यानी इसका क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस काम कर रहे हैं। उसके बाद इंडियंस को एसोसिएट किया गया था विद द वर्क ऑफ लेजिस्लेशन, उसको हम कहते हैं बेनिवोलेंट डिपॉटिज्म। यानी रूलर रूल कर रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स, अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा हमने देखा कि जो चेंज आई इस एक्ट के अंडर वो आई किसमें? लेजिस्लेटिव पावर में। किसमें? लेजिस्लेटिव पावर्स में। सबसे पहले यहां पर क्या हुआ? अगर चेंज आई लेजिस्लेटिव पावर में तो सबसे पहले क्या चेंज इस एक्ट के अंडर हमने लाई? इस एक्ट के अंडर क्या हुआ कि जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है, क्या काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल जो है वॉज इनलार्ज्ड। क्यों इनलार्ज किया गया था? अगर काउंसिल जो गवर्नर जनरल का है वो इनलार्ज किया गया था, क्यों इनलार्ज किया गया था? इसको इसलिए इनलार्ज किया गया था फॉर द पर्पज क्या पर्पज था? पर्पज क्या था? इसका पर्पज क्या था? पर्पज था लॉ मेकिंग के लिए इसकी जो काउंसिल है वो बढ़ाएगी मतलब है कि मेंबर जो है वो इंक्रीज हो गई, इसमें हो गया ये। अब दूसरा क्या है, मगर साथ साथ में ये भी आपको ये लिखना है कि अगर बढ़ाया गया, कितना बढ़ाया गया, तो वहां पर लिखा है नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12। यानी इसका क्या मतलब है? 16 to 12 के इर्द गिर्द, यानी इसके बीच में इतने मेंबर होने चाहिए। इसके बीच में क्या होने चाहिए? मेंबर होने चाहिए। नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12। अब जो भी है 6 से लेके 12 तक जो भी है, से फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी 7, इट कुड बी 8, इट कुड बी 9, इट कुड बी 10, इट कुड बी 11, इट कुड बी 12, जो भी है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वी से इट इज 10। से फॉर एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड इज, से फॉर एग्जाम्पल इसमें 10 है, इस 10 में जो हाफ होंगे
इस 10 का हाफ, हाफ कितना हो गया 5, जो वो 5 होंगे, कौन से 5, इसका हाफ, वो क्या होंगे, वो होंगे नॉन ऑफिशियल्स। याद रखना वो कौन होंगे, वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, और वो नॉन ऑफिशियल्स जो होंगे उनको अपॉइंट किया जाएगा फॉर 2 years, 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाएगा। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, जो परमानेंट नहीं होंगे, जो नॉन ऑफिशियल होंगे, उनको हम कितने साल के लिए करेंगे, उनको जो उनकी टर्म होगी वो होगी सिर्फ 2 साल। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। अब इसके अलावा क्या है, इसी एक्ट में जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, तो यहां तक आपने लिखा कि नॉट लेस देन 6 एंड नॉट मोर देन 12 मेंबर्स होने चाहिए, और जितने भी मेंबर होंगे, चाहे 10 होंगे, 12 होंगे, 8 होंगे, उसका हाफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो नॉन ऑफिशियल्स होंगे, और वो नॉन ऑफिशियल जो हैं उनकी टर्म कितनी होगी, 2 साल की टर्म होगी। ओके, अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा और कौन से चेंजेस हुए, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उनको पावर दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है was given powers to what, to frame laws। याद रखना, to frame laws, यानी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसको पावर दिया गया था कि आप इस एक्ट के अंडर कि आपको क्या करना है, आपको लॉज को फ्रेम करना है। जब आप लॉज को फ्रेम करेंगे तो इसके अलावा क्या हुआ, एक्ट ने और एक चीज काम किया, और एक बड़ा चीज काम किया कि इसने रेस्टोर किया लेजिस्लेटिव पावर्स टू द प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट। एक्ट restored क्या, the legislative powers to presidency government, to presidency, जो प्रेसिडेंसी लेवल पर जो गवर्नमेंट थी उनको लेजिस्लेटिव पावर क्या मिला। और मैंने आपको ही पढ़ाया कि आप मुझे बोलेंगे, आपको मैंने वो पढ़ाया है कि किस एक्ट के अंदर वो डिप्राइव हो गए थे, अब उनको वापस मिल रहा है, अब रेस्टोर हो रहा है। किस एक्ट में उनको डिप्राइव किया गया था वो मैंने आपको पढ़ाया। अब जो एक्ट है इसने रेस्टोर किया था क्या, लेजिस्लेटिव पावर्स टू होम, टू शाबाश, टू प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट। लेकिन किन के प्रेसिडेंसी गवर्नमेंट ऑफ बम्बई, सारी नहीं बल्कि बम्बई एंड मद्रास। तब इसको मद्रास कहते थे, हाँ, आज मुंबई कहते हैं, तब बम्बई कहते थे, बम्बई एंड मद्रास। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो हैं, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इनको भी एम्पावर किया गया था। इनको भी क्या दिया गया है, इनको भी दिया गया है एम्पावर टू मेक लॉज। क्या, टू मेक लॉज। इनको भी एम्पावर किया गया था टू व्हाट, टू मेक लॉज, यानी इनको भी कानून बनाने हैं, बट फॉर व्हाट, फॉर द बेनिफिट ऑफ व्हाट, फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रोविंस। ये प्रोविंस के बाहर नहीं निकलेंगे, अपने प्रोविंस के लिए लॉज बनाएंगे। इनको रेस्टोर किया, इनको एम्पावर किया गया, ना कि रेस्टोर यहां पर मैंने लिखा, यहां पर जो है यहां पर एम्पावर किया गया, इनको ताकत मिली, इनको अलाउ किया गया कि आप लॉ बना सकते हो लेकिन अपनी प्रोविंस की बेनिफिट के लिए बना सकते हो। तो ये चीजें जो हैं ये इसमें हुई, किसमें हुई, इस एक्ट के अंडर हुई। और क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल जो है, जब वो काउंसिल जब एक बिल पास करेगी, याद रखना, जब काउंसिल क्या करेगी, काउंसिल जब पास करेगी बिल, क्या करेगी, बिल, वो बिल नहीं बनेगी, वो बिल एक्ट नहीं बनेगी जब तक उसका गवर्नर जनरल का एसेंट नहीं होगा, यानी साइन नहीं होगा। काउंसिल जो है वो पास करेगी बिल, वो एक्ट तब बनेगी when it is given assent by गवर्नर जनरल। याद रखना, एक काउंसिल जो है जब वो बिल बनाएगी, जब वो इंट्रोड्यूस करेगी बिल, वो तब तक पास नहीं हो जाएगी जब तक उसका सिग्नेचर नहीं होगा, किसका, गवर्नर जनरल का। तो गवर्नर जनरल को ये पावर दिए गए थे, ठीक है। और गवर्नर जनरल को और एक पावर दिया गया था, गवर्नर जनरल कैन इश्यू व्हाट, गवर्नर जनरल कैन इश्यू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जो हमारे प्रेसिडेंट को भी है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। यानी जब पार्लियामेंट में
जब पार्लियामेंट में जब गवर्नमेंट नहीं होगी तब फिर प्रेसिडेंट को पावर दिया जाता है, फिर वो लॉ बनाता है। या जब इमरजेंसी होती है, जब पार्लियामेंट स्टैंड नहीं होता है, ठीक है, तब प्रेसिडेंट को पावर दिए जाते हैं अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। इसी तरह इसको भी वही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स दिए गए हैं। अगर कोई चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट में, कोई चीज़ गवर्नमेंट नहीं होगी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश की कंट्री में, वहाँ पर अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो उस टाइम पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, उस टाइम पर इनको पावर दिए गए होते हैं। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर किसको मिला, ये मिला गवर्नर जनरल को। किसके अंडर मिला, 1861 के अंडर इसको मिला। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हुई हैं। इसीलिए क्या हुआ था कि जो जी एन सिंह इज़ वन ऑफ द स्कॉलर्स इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। जी एन सिंह, उसने क्या कहा, उसने कहा जो ये एक्ट है ये एक इंपॉर्टेंट एक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्या इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट एक्ट है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट बना हुआ है। क्यों, पहले रिप्रेजेंटेशन मिली है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई। और क्या चीज़ें हुई इसमें वो भी हम देखेंगे। अरे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इसमें, ठीक है भाई। फॉर एग्जाम्पल, जब बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो इंडिया में हुई, बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उसके बाद और एक स्कॉलर थे यहां पर, ठीक है, एमवी पैली, एक इंपॉर्टेंट स्कॉलर थे। उन्होंने क्या कहा कि जब बिगिनिंग हुई, क्या बिगिनिंग जब हुई किस चीज़ की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की, बिगिनिंग ऑफ व्हाट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जब यहां पर हुई, तो फिर एमवी पायली ने क्या कहा, एमवी पायली ने क्या कहा, एक फेमस स्कॉलर हैं, उसने क्या कहा, उसने कहा कि ये एक प्राइमरी चार्टर है इंडियन लेजिस्लेचर का। क्या प्राइमरी चार्टर ऑफ व्हाट, ये एक प्राइमरी चार्टर है। हाँ, किसने कहा, एमवी पैली ने कहा। क्या, जो बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो यहां पर हुई, उसने कहा कि इट्स ए प्राइमरी चार्टर ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर इन 20th सेंचुरी में ये क्या है, ये प्राइमरी चार्टर है रिगार्डिंग व्हाट, लेजिस्लेचर इस 20th सेंचुरी में। तो ये चीज़ें इस एक्ट में हुई थी, लेजिस्लेचर ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है भाई, तो प्राइमरी चार्टर है ये, एक ही ऐसा चार्टर है, एक ही ऐसा एक्ट है जिसने बिगनिंग की किस चीज़ की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की। अब उसके बाद क्या हुआ, 1861 में तो ये हुआ है, ठीक है। उस वक्त कौन थे यहाँ पर, हाँ 1861 में, याद रखना 1861 में लॉर्ड कैनिंग ही थे। तो 1862 में क्या हुआ, 1862 में कैनिंग ने क्या किया कि लॉर्ड कैनिंग ने नॉमिनेट किसने, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, उसने नॉमिनेट किए 3 इंडियन मेंबर्स। उसने तो नॉमिनेट किए तीन क्या, इंडियन मेंबर्स। तो किस में किए, उसके अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसने 3 इंडिविजुअल्स को जो हिंदुस्तान के थे उनको नॉमिनेट किया, किसमें, लेजिस्लेटिव अपने अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में। उसने 3 बंदों को, हिंदुस्तान के 3 बंदों को एंट्री दे दी। तो वो कौन थे, पहला था राजा ऑफ बनारस, सेकेंड महाराजा पटियाला, याद रखना, राजा बनारस, ठीक है, महाराजा पटियाला। और थर्ड इज सर दिनकर राव। ये 3 बंदे थे जिनको एंट्री मिली, किसमें एंट्री मिली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। किसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लॉर्ड कैनिंग की लेजिस्लेटिव काउंसिल। इन 3 बंदों को एंट्री मिली, ठीक है भाई। अच्छा, इसने क्या किया, और एक चीज हुई इस एक्ट के अंदर, प्रोविजन। किस चीज का प्रोविजन था, इट प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ व्हाट, किस चीज का नया कुछ एस्टेब्लिश हुआ था इस एक्ट के अंदर, जो लॉर्ड कैनी की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, एस्टेब्लिशमेंट न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, हाँ, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू व्हाट, लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन कहाँ, किधर, किन इलाकों में नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाए गए, ये हमें पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बनाया गया था उस टाइम पर बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, NWFP, पंजाब। इन इलाकों में क्या हुआ था, इस एक्ट के अंदर नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए। कहां पर बन गए, बंगाल में बन गया, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस में बन गया, पंजाब में भी बन गए क्या, नए लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गए। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पोर्टफोलियो सिस्टम जो है, जो आजकल आप देखते हो कि मिनिस्ट्री को हम कैटेगराइज करते हैं, हम इस बंदे को ये डिपार्टमेंट देते हैं, उस बंदे को ये डिपार्टमेंट देते हैं, इस मिनिस्टर को ये डिपार्टमेंट देते हैं, उसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं। वो पोर्टफोलियो जो है वो इस एक्ट के अंडर हुआ था, इसके लॉर्ड कैनी के द्वारा, हाँ, पोर्टफोलियो सिस्टम भी वहां पर इंट्रोड्यूस हुआ था 1859 में, याद रखना 1859 बाय लॉर्ड कैनिंग। ठीक है भाई, लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, पोर्टफोलियो को सिस्टम इंट्रोड्यूस किया इसी एक्ट के अंडर 1861 के अंडर। लेकिन ईयर क्या था, 1859। इस एक्ट के अंडर इस बंदे ने किया, इस साल में किया। आई मीन टू से दैट, ओके। सो ये चीजें हैं जो हमें यहां पढ़ने हैं। अब इसके अलावा क्या है, ये सारा हमें याद रखना है, ओके। अब हम ये भी देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या थे। अगर ये सारा अच्छा हुआ है, लेकिन ड्रॉबैक क्या था इसका, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, हाँ, वो भी हम जरा देखते हैं कि जो इसके ड्रॉबैक्स हैं वो क्या क्या हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसके ड्रॉबैक्स देखूं, ड्रॉबैक्स, हाँ, इसके नुकसान क्या थे, इसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जो लोगों को फिर यहाँ पर मुश्किल हुई। सबसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, नंबर 1, जो गवर्नर जनरल जो है उसको बहुत ही अनलिमिटेड पावर्स दिए गए हैं। जब किसी बंदे को, किसी रूलर को अनलिमिटेड पावर्स देते हैं तो क्या हो जाता है, वहाँ पर लोगों की लिबर्टी जो है वो ख़त्म हो जाती है, हाँ, वो हिटलर बनता है, हाँ, वो डिक्टेटरशिप स्टार्ट करता है। तो गवर्नर जनरल वॉज गिवन अनलिमिटेड पावर। जो गवर्नर जनरल है उनको क्या दिया गया, अनलिमिटेड पावर्स उनको दिए गए। ठीक है, पहली बात। सेकंड, अगर इनको अनलिमिटेड पावर्स दिए गए हैं तो उसके बाद क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं, याद रखना, पहली बात, इनको अनलिमिटेड पावर दिए गए हैं। जब किसी को अनलिमिटेड पावर दिए जाते हैं तो फिर आप जानते हैं कि लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल इज कर्टेल्ड, खत्म हो जाती है। नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं उनमें क्या था कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है उनके साथ क्या किया गया, ये भी हमें याद रखना है कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं उनको कोई राइट नहीं था इसके काउंसिल में। जो इसका काउंसिल था उनमें इन लोगों को कोई भी राइट नहीं था। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैड नो राइट इन हिज काउंसिल। उसके काउंसिल में इनको कोई हक नहीं मिलता था। किसके अंडर है ये इस एक्ट के अंडर है, जो इसमें ड्रॉबैक है। उसके बाद जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं इनके साथ और क्या हुआ कि इनमें और एक चीज है, कैन कुड नॉट, ये क्योंकि पुराना है, कुड नॉट आस्क क्वेश्चंस। ये मीटिंग में कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। कैन कुड नॉट डिस्कस व्हाट, बजट को डिस्कस नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम है, ये भी प्रॉब्लम, तो ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, और जो नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं उनको यूज किया गया था, हाँ, नॉन ऑफिशियल मेंबर जो हैं वर्ड यूज्ड, इनको इस्तेमाल किया गया। किस चीज के लिए इस्तेमाल किया गया, इसको इस्तेमाल किया गया एज, दे वर यूज्ड एज नेटिव प्रिंसेस और जमींदार्स।
ठीक है। नेटिव लोकल प्रिंस इनको इस्तेमाल किया गया या एज ए जिम्मेदार इनका इस्तेमाल किया गया, ठीक है, किनको, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसमें इस एक्ट में हुई थी। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, से फॉर एग्जाम्पल जो उसके बाद क्या हुआ, और भी जो ये पीरियड था, कौन सा पीरियड, 1861 के बाद की मैं बात कर रहा हूं कि जब चलता रहा पीरियड, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग का दौर भी ख़त्म होने लगा, तो क्या हुआ कि मैं ये कहता हूं कि जो पीरियड था 1861 से लेके, पीरियड फ्रॉम 1861 से लेके, याद रखना, 1892 तक टू 1892, ये पीरियड वो पीरियड था, ड्रॉबैक्स थे, चलो पास पॉइंट्स भी थे लेकिन ड्रॉबैक्स भी थे। तो उन ड्रॉबैक्स की वजह से क्या हमने देखा, 1861 से लेके 1892 तक क्या हुआ कि 1861 से लेके 1892 जो है, जो 2 ईयर है, इसमें क्या हुआ, राइज ऑफ इंडियन, याद रखना, नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। क्या हमने देखा कि ये वो पीरियड है 1861 से लेके 1892 तक जब हमने देखा इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने स्टार्ट देखी, ठीक है। तो जो ही इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होगी, और उसके साथ साथ हमने देखा कि 1885 में आपने देखा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, तो कांग्रेस एस्टैब्लिश हो गई थी, कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड। और जो ही कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया, याद रखना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के अंडर कांग्रेस को एस्टैब्लिश किया गया था। जो ही 85 में एस्टैब्लिश किया, तो पहले ही सेशन में, फर्स्ट सेशन में क्या हुआ, व्हाट इज द ईयर, 1885। फर्स्ट सेशन में क्या हुआ कि इसने क्या किए, इसने शो किए, इसने एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया, ग्रेव कंसर्न, ठीक है, हाँ, यू कैन राइट ग्रेव क्रिटिसिज्म, इवन ग्रेव क्रिटिसिज्म, इसने एक्सप्रेस किए बड़े क्रिटिसिज्म अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट प्रेजेंट सिस्टम, जो ये सिस्टम चल रहा था, इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए इस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले ही सेशन में, कांग्रेस के पहले ही सेशन में इसने एक्सप्रेस किए ग्रेव कंसर्न अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट प्रेजेंट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, जो उस वक्त था, यानी 1885 की बात है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या देखा कि एक तो ये था, एक तो वो क्रिटिसिज्म उसने किया प्रेजेंट गवर्नमेंट सिस्टम को, ठीक है, डिससेटिस्फेक्शन दिखाई, हाँ, और डिमांड की रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स एंड एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। पहले ग्रेव कंसर्न एक्सप्रेस किए, उसके बाद और डिमांड क्या की कि हमें रिफॉर्म्स करो, चेंजेस लाओ, और एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसमें मेंबर जो हैं उनको इंक्रीज करो। तो ये उनकी डिमांड थी। तो उस वक्त जो यहाँ पर थे उसका नाम था लॉर्ड डफरिन। 1885 की बात है। तो लॉर्ड डफरिन ने क्या कहा कि ये ज़रूरी है, उन्होंने हमें कंसर्न दिखाया, उन्होंने डिससेटिस्फेक्शन दिखाई, उन्होंने कहा कि लॉर्ड डफरिन ने कहा कि टाइम हैज़ कम फॉर व्हाट, टू एक्सेप्ट देयर डिमांड्स सीरियसली, हमें क्या करना है, हमें सीरियसली डिमांड को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, हमें इनकार नहीं करना है, बल्कि हमें सीरियसली, वर्ड इज हियर सीरियसली, लॉर्ड डफरिन ने कहा कि हमें सीरियसली क्या करना है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है भाई, तो याद रखना लॉर्ड डफरिन कब था, 1885 की बात है जब कांग्रेस बना हुआ था, उस वक्त कौन था, लॉर्ड डफरिन। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, अगर कांग्रेस बना 1885 में या कांग्रेस बना तो उस वक्त कौन था, लॉर्ड डफरिन था उस वक्त। ठीक है, वाइसराय। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, जब उन्होंने डिमांड की कि हमें ये सब होना चाहिए, हमें ये डिमांड जो है हमारी फुलफिल करो, एक्सपेंशन करो, रिफॉर्म्स करो, एक्सपेंशन करो लेजिस्लेटिव काउंसिल को, तो फिर डफरिन ने क्या कहा
कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, उनके डिमांड जो है उनको हमें सीरियसली लेना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, तो लॉर्ड डफरिन ने कमेटी बनाई। क्या बनाई? कमिटीज़ बनाई। तो जो ही लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, इसने कमेटी की, इसके लिए अपॉइंट की, और अपॉइंट कमेटी एंड मेड प्लान्स, और प्लान्स बनने स्टार्ट हो गए। पहले इसने कमेटी बनाई, उसके बाद कमेटी बनने के साथ साथ इसने प्लान बनाए, जो भी डिमांड थी क्या, जो भी डिमांड थी कांग्रेस की। फिर क्या हुआ, ये जो रिपोर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया वही रिपोर्ट हमने क्या किया, सेंड टू पार्लियामेंट। ठीक है, जो रिपोर्ट कमेटी ने दिया वही रिपोर्ट हमने पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट को सेंड किया। ठीक है, और यही पास हुआ था, पार्लियामेंट के जो भेजा, फिर यही पास हुआ। हाँ, याद रखना, जो रिपोर्ट यहां पर हमने बनाई, हाँ, वो रिपोर्ट हमने पार्लियामेंट में भेजी, वो रिपोर्ट वहां पर एज ए बिल थी, फिर वो बिल पास होगी। तो बिल पास हुई आफ्टर 2 years, 2 years। ठीक है, जो ही ये 2 साल के बाद ये पास हो गई, हाँ, तो इट बिकेम व्हाट, बिकेम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। तो यही फिर काउंसिल एक्ट बना, जो रिपोर्ट सबमिट यहाँ पर हो ने कलेक्ट किया, उसके बाद सबमिट किया इन द फॉर्म ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट ऑफ ब्रिटिश। तो वहाँ पर वो डिस्कस हुआ, वो पास हुआ, और 2 साल के बाद पास हुआ, यानी 90 में वो किया, 92 में वो पास हो गया। तो 92 में जो पास हुआ, तो क्या पास हुआ, उसी को हमने कहा इंडियन काउंसिल एक्ट 1992। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम इंडियन काउंसिल एक्ट जो है 1992 में क्या हुआ। इसमें सबसे पहले बड़े 3 चीज़ें हुई थी। वो 3 चीज़ें क्या हैं जो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सबसे बहुत ही बड़े हैं, वो क्या है, वो हम ज़रा देखते हैं। क्या हुआ, 1860, याद रखना, 1892। ओके, 1892 में अब क्या हुआ है, दिस एक्ट अचीव्ड 3 things, 3 चीजें, 3 things were achieved। नंबर 1, सबसे पहला क्या हमने यहां पर अचीव किया, सबसे पहला था कि मेंबर जो हैं वो इंक्रीज हुए, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी। क्या मैं लिखता हूं यहां पर, मेंबर्स वर इंक्रीज इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल। ठीक भाई, हमने 3 चीज़ें इसमें बहुत ही बड़ी, जो 3 चीज़ें कारनामे हुए 1892 में। सबसे पहले मेंबर्स को क्या किया, इंक्रीज किया। किसमें इंक्रीज किया, सेंट्रल में भी और प्रोविंशियल में भी, यानी प्रोविंशियल काउंसिल में भी। हाँ, ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा क्या है, सुनो भाई, जो दूसरा है, इट इंट्रोड्यूस्ड इलेक्शन पार्शियली। ये अच्छी तरीके से नहीं किया, लेकिन इलेक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था पार्शियली। ठीक है, इलेक्शन इंट्रोड्यूस पार्शियली। थर्ड जो है, इनलार्ज द फंक्शन ऑफ काउंसिल, इनलार्ज द फंक्शन ऑफ काउंसिल में क्या हुआ कि इसके फंक्शंस जो है वो इनलार्ज किए हमने। क्या, तो ये 3 चीज़ें जो हैं, ये 3 चीज़ें इसमें हो गई थी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि जो गवर्नर जनरल जो है, याद रखना, इसके अलावा क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल जो है उसके साथ और क्या, उसको और क्या मिला। इनके अलावा ये तो ठीक है, मेंबर्स हुए थे इंक्रीज, सेंट्रल में भी प्रोविंशियल में भी, इलेक्शन हुआ था पार्शली यूज, इनलार्ज हुआ था फंक्शन ऑफ काउंसिल। लेकिन जो गवर्नर जनरल जो है उसको कितने मेंबर होने चाहिए, गवर्नर जनरल जो है वाज टू हैव नॉट लेस देन 10 एंड नॉट more than what, more than 16 मेंबर्स। यानी 10 से कम, गवर्नर जनरल के पास 10 से कम और 16 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, और उससे क्या हुआ, उसके अलावा क्या हुआ, ही वॉज एम्पावर्ड टू मेक रेगुलेशंस, एम्पावर्ड, उसको ताकत मिली, उसको पावर दिया गया
टू मेक व्हाट, टू मेक रेगुलेशंस। रेगुलेशन, लेकिन किस चीज की रेगुलेशन, किस चीज में रेगुलेट करना है, उसको एम्पावर मिला था टू मेक रेगुलेशन फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एडिशनल मेंबर्स, फॉर द नॉमिनेशन ऑफ एडिशनल मेंबर्स। जो नॉमिनेट किए जाते हैं एडिशनल मेंबर्स, उनके रिलेटेड उसको पावर दिया गया था कि आप उसको रेगुलेट कर सकते हो, ठीक है, एडिशनल मेंबर्स। लेकिन जो बम्बई के लिए, अगर मैं बम्बई की बात करूं, बम्बई के लिए जो एडिशनल मेंबर्स थे वो कितने थे, मद्रास के लिए कितने थे, बम्बई एंड मद्रास, याद रखना, बम्बई एंड मद्रास के लिए जो मिनिमम था वो 8 था और जो मैक्सिमम था वो था 20, याद रखना। बम्बई एंड मद्रास के लिए जो मिनिमम रखा गया था एडिशनल मेंबर्स का वो 8 था और जो मैक्सिमम था वो 20 था। किसके लिए? बम्बई एंड मद्रास के लिए। लेकिन बंगाल के लिए क्या था? बंगाल आप 8 भी हो सकते हो, 10 भी हो सकते हो, 12 भी हो सकते हो, 20 भी हो सकते हो, लेकिन 21 नहीं हो सकते हो। यानी आपको वेरिएशन रखी, 8 से लेकर 20 तक आप हो सकते हो, ठीक है, इतने मेंबर हो सकते हो। लेकिन बंगाल के लिए फिक्स्ड था, बंगाल के लिए फिक्स्ड था 20, ना तो 20 से कम ना तो 20 से ज्यादा, आपके लिए फिक्स रखा गया था। किसके लिए? बंगाल के लिए फिक्स उस वक्त रखा गया था, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो है और अवध, याद रखना, OUDTH, अवध, ठीक है, या कहीं लिखा है ए से, ठीक है, अवध। अवध जो है और नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है, इनके लिए कितना रखा गया था? इनके लिए 15 रखा गया था, याद रखना। इनको 15 तक क्या मेंबर हो सकते हैं। बंगाल के लिए फिक्स 20, बम्बई एंड मद्रास के लिए 8 से लेके 20 तक इसमें आप चॉइस कर सकते हो। 8, 9, 10 से लेके 20 तक आप रख सकते हो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इसमें चेंज हुई। और क्या हुआ था? और एक चीज़ है, उसके बाद हम इसके भी डिफेक्ट्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। इसमें ये और एक चीज़ ये है कि जो ये एक्ट है, मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स, उसमें ये था कि मेंबर्स जो हैं, किसके मेंबर्स? जो ये हम ये भी पढ़ रहे थे, जो मेंबर्स हैं हैड राइट टू डिस्कस बजट। मेंबर्स हैड राइट टू व्हाट? टू डिस्कस बजट। यानी आपको हक है, आप बजट को डिस्कस कर सकते हो विदाउट वोट। यानी आपको वोट नहीं मिलेगा, वोट आप वहां पर वोट नहीं कर सकते हो, लेकिन बजट को डिस्कस कर सकते हो। वोट नहीं है लेकिन बजट को डिस्कस कर सकते हो, ओके। अच्छा जी, इसके अलावा है क्या है, जो ये एक्ट है, इट मेड ए लिमिटेड इनडायरेक्ट प्रोविजन, मेड ए लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन। याद रखना है, क्या? लिमिटेड मगर क्या? इनडायरेक्ट प्रोविजन। किस चीज का प्रोविजन? फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस। फॉर व्हाट? फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस, ठीक है भाई। तो क्या इस एक्ट ने क्या किया? इसने किया लिमिटेड ही किया, मगर इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया। किसके लिए? इलेक्शंस के लिए। पहले में क्या था? उसने पार्शियली किया था ना, अभी देखा ना हमने, पार्शियली। आप देखो इसमें क्या है, इसने लिमिटेड मगर इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया, किस में? इलेक्शंस के लिए, ठीक है। लेकिन जो वर्ड इलेक्शन जो है, अच्छा किसके लिए? अगर हमने इसने इनडायरेक्ट प्रोविजन बनाया फॉर द यूज ऑफ इलेक्शंस, क्यों बनाया था ये? इन द फिलिंग अप सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स, इन फिलिंग सम ऑफ नॉन ऑफिशियल सीट्स। यानी नॉन ऑफिशियल सीट्स के लिए क्या प्रोविजन बनाया? लिमिटेड था पर इनडायरेक्ट प्रोविजन था, ताकि हम क्या करेंगे? फिल करेंगे। कौन से? कुछ नॉन ऑफिशियल सीट्स में, मगर कहां पर? सेंट्रल और प्रोविंशियल। इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर,
या लेजिस्लेशन, ठीक है। सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन में हम क्या करेंगे, इनके सीट्स को फिल करेंगे, मगर कैसे, लिमिटेड और इनडायरेक्ट प्रोविजन से हम करेंगे। ज्यादा नहीं रखें, लेकिन अगर इलेक्शन रखेंगे तो इनडायरेक्ट प्रोविजन रखेंगे। तो ये है, ये था इसमें। लेकिन और एक चीज आपको याद रखनी है कि जो इलेक्शन है वाज नॉट यूज्ड, द वर्ड इलेक्शन वाज नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट में इलेक्शन वर्ड मेंशन नहीं किया गया था। ये तो बोला गया था कि हम ऐसे करेंगे, लिमिटेड करेंगे, पार्शियली करेंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन करेंगे, लेकिन वर्ड इटसेल्फ जो है इलेक्शन, वो इस एक्ट में मेंशन नहीं है, ठीक है भाई। मगर इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि इट प्रोवाइड द प्रोविजन फॉर फ्यूचर इलेक्शंस। याद रखना, इट प्रोवाइडेड प्रोविजंस क्या, बट इट प्रोवाइडेड, याद रखना, प्रोवाइडेड प्रोविजंस फॉर व्हाट, फॉर फ्यूचर क्या, फॉर फ्यूचर इलेक्शंस। फ्यूचर इलेक्शंस के लिए प्रोविजन बनाए गए, इसने प्रोविजन बना दिए कि कैसे हम करेंगे आगे, क्या नहीं करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, याद रखना इसमें जो डिफेक्ट्स हैं, इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, ओके। जो डिफेक्ट्स हैं वो भी हमें देखना है, यानी ड्रॉबैक्स आर डिफेक्ट्स, ठीक है, ड्रॉबैक्स आर डिफेक्ट्स। अब जो इलेक्शन जो हैं, इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड बट दे वर डिफेक्टिव। हम पहला लिखेंगे इलेक्शंस जो हैं उनको हमने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। इलेक्शंस इंट्रोड्यूस्ड वेयर डिफेक्टिव, वो ठीक नहीं थे, वो सिस्टम ठीक नहीं था जो उन्होंने वहां पर इलेक्शंस इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, नो रिप्रेजेंट टू द पीपल इन रियल सेंस, नो रिप्रेजेंटेशन टू पीपल, लोगों को रिप्रेजेंट नहीं मिली इन व्हाट, इन रियल सेंस। हाँ, रियल सेंस में लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, और कहीं लोगों को ओवर रिप्रेजेंटेशन मिली और कहीं लोगों को मिली ही नहीं। से फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने यहां पर कहा कि नो रिप्रेजेंट टू पीपल इन रियल सेंस, रियल सेंस में लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली, बट कुछ क्लासेस ऐसे थे जिनको ओवर रिप्रेजेंटेशन मिली और कुछ क्लासेस ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी नहीं मिला। तो ये डिफेक्ट है। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, certain classes were overrepresented, certain classes, कुछ क्लासेस ऐसे थे जो ओवर रिप्रेजेंटेड थे, certain classes were over represented, certain classes were over represented, और कुछ क्लासेस ऐसे थे while others had no seats, बाकी कुछ ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी क्या था, कोई सीट नहीं थी, ओके। याद रखना इस चीज में एक खास पॉइंट है। हाँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं इस चीज को अंडरस्टैंड के लिए। मैंने एक एग्जाम्पल मैं यहां पर आपको देने वाला हूं। बम्बई काउंसिल जो है उसमें 6 सीट्स अलॉटेड थे यूरोपियंस के लिए, क्या, इन बम्बई काउंसिल में 6 seats were allotted to whom, to यूरोपियंस के लिए 6 सीटें अलॉट की गई थी, किसमें, बम्बई काउंसिल में। मगर जो इंडियन मर्चेंट्स जो है, हाँ, यूरोपियन मर्चेंट्स, हाँ, मर्चेंट्स यहां पर लिखना है, प्रॉपर टर्म इज मर्चेंट्स। लेकिन जो इंडियन मर्चेंट्स जो है हैड नो सीट, नो रिप्रेजेंटेशन। तो क्या है, कुछ क्लास ऐसे थे जिनको ओवर रिप्रेजेंटेशन थी, 6 थी, कुछ क्लास ऐसे थे जिनको बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ डिफेक्ट्स हैं। और मेंबर्स हैड नो राइट, मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स हैड नो राइट ऑन व्हाट, हाँ, बजट के बारे में मैंने कहा था ना, मेंबर्स हैड नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस, नो राइट टू आस्क क्वेश्चंस ऑन बजट।
बजट पर वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, ये भी एक डिफेक्ट था। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो बहुत ही कम थे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वेयर वेरी व्हाट, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो बहुत ही क्या थे, वेयर वेरी स्मॉल, यानी वो बहुत ही छोटे थे, उनकी आवाज़ जो है वो कुछ असर नहीं करती थी। तो ये था 1892 के बारे में। और एक चीज़ था, एक पॉजिटिव पॉइंट जो मैं भूल गया बोलना बीच में ही, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस एक्ट के अंडर, ये पॉजिटिव पॉइंट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज गिवन मोर पावर्स टू कंट्रोल एग्जीक्यूटिव। ये इसमें आप ऐड कर सकते हो, ये डिफेक्ट्स में नहीं लिखना, ये उसमें लिखना कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। बाकी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं, दिस इज ऑल इंक्लूडिंग डिफेक्ट्स। सो ये था। तो बाकी जितने भी एक्ट्स हैं हम इंशाल्लाह बाकी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।